नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम अयोध्या की, जहां अगले महीने राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें सियासत से लेकर कला जगत की तमाम जो जानी मानी हस्तियां हैं उनको आमंत्रित किया गया है। यहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी समारोह में मुख्य यजमान होंगे, यानी वो होस्ट होंगे। और तैयारियों को लेकर ढेर सारी बातें भी हो रही हैं, लेकिन विपक्ष से जुड़े नेताओं के रुख इस वक्त सुर्खियां बन रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी के उद्घाटन समारोह के लिए अलग अलग सियासी दलों के नेताओं को भी बुलावा भेजा गया है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम को लेकर सियासत के रंग भी दिख रहे हैं। सीपीआईएम ने साफ किया कि वो राम मंदिर के उद्घाटन से दूर रहेगी। सीताराम येचुरी ने धर्म को निजी मामला बता रहे हैं। ये आमंत्रण हम स्वीकार किए, उसके बाद हमने उन्होंने पूछा नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसको जवाब नहीं दिया। अब ये बाकी ये जो प्रचार जो चल रही है, लेकिन इसके अंदर एक बात स्पष्ट रखना चाहूँगा मैं। देखिए, धर्म जो है वो एक पवित्र संबंध है, एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में। कौन होगा परमात्मा? जिसके अंदर आस्था है हर व्यक्ति का। वो आस्था का हम पूरी की पूरी इज्जत करते हैं, संरक्षण करते हैं, वो अधिकार का हर इंसान के लिए। तो जहां तक आस्था और धर्म की बात है, उनके लिए हमारा पूरा का पूरा इज्जत है, रेस्पेक्ट। बीजेपी के लिए राम मंदिर सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा है। 2024 के लोकसभा और राज्यों के चुनाव में भी पार्टी के लिए अहम मुद्दा बना रहेगा। मैं देखती हूं कि जिन लोगों को भारतीय परंपराओं पर गर्व नहीं है, जिन्होंने आज तक धर्म का इस्तेमाल करा है गलत तरीके से और भारत को विभिन्न जगहों पर बांटने का प्रयास किया, और भारत की जो मर्यादाएं हैं और भारत की जो मान्यताएं हैं उनको सही दिशा देने का जो नियम है वो भी नहीं किया और उनको सही तरीके से समझा भी नहीं। तो ये जो नासमझ किस्म के लोग हैं, ये वही नासमझी आज भी इन्होंने अपनी बातचीत से और अपने बयानों से करी है। वाम दलों के नेताओं ने अपना पक्ष रखा है। अब निगाहें कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं पर टिकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समारोह में बुलाया गया है। राहुल गांधी को निमंत्रण मिला है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी आमंत्रण की पुष्टि की है, लेकिन पार्टी के रुख के बारे में उन्हें पता नहीं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस पे सियासी खेल भी शुरू हो रहा है, और आने वाले दिनों में ये सियासी खेल और तेज होता दिखेगा। दिल्ली से मरिया शकील के साथ, लखनऊ से तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय मंत्री अनुपम हाजरा को पद से हटा दिया है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फैसला किया है। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अनुपम हाजरा बोलपुर से टीएमसी की टिकट पर 2014 में सांसद चुनकर आए थे। वो बीजेपी का एक अनुसूचित जाति का युवा चेहरा थे। 2020 में पहली बार उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया था और 2023 में उन्हें एक बार फिर से यही जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही वो बिहार बीजेपी के सह प्रभारी भी थे। कुछ समय से पार्टी लाइन से हटकर अपने दिए बयानों के कारण वो काफी विवादों में थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद कांग्रेस ने इन राज्यों में पार्टी में फिर से जान फूंकने की कवायद को शुरू कर दिया है। पार्टी का पूरा जोर नए नेतृत्व को बढ़ावा देने और साथ ही जो पुराना नेतृत्व है, पुराने नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर है। पार्टी ने सबसे पहली कोशिश मध्य प्रदेश से शुरू की है। काफी मंथन के बाद राज्य में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के तौर पर नए नेताओं को बिठाया गया है। युवा नेता जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह उमर सिंघार को विधायक दल का नेता बनाया गया है। 40% वोट कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों को मिलकर मिले हैं। मैं मानता हूं कि इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टियां कमज़ोर नहीं हैं और हमारे सफिशिएंट विधायक भी हैं। लोकसभा का इलेक्शन सामने है और संगठन को दुरुस्त करना हमारी जिम्मेवारी है। 40% वोट कैसे 51% हो, इसकी पूरी रणनीति
और खासकर युवा और महिलाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे जोड़ें, ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक तरह से लक्ष्य होगा। दूसरा बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ में किया गया है। कांग्रेस को मिली अप्रत्याशित हार के बाद वहां भी नए नेतृत्व पर भरोसा जताया गया है। महासचिव सचिन पायलट को राज्य का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं अशोक गहलोत को पार्टी की नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने दोनों नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा है। उनके आने से छत्तीसगढ़ में पराजय को भूलकर कांग्रेस पार्टी एक नए उत्साह के साथ और नई ऊर्जा के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तत्पर होगी। हमें यकीन है कि माननीय सचिन पायलट जी के आने से कांग्रेस एक नए सिरे से पुनः तैयार होकर के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की झूठ का, उनके झूठे वादों का, उनकी झूठे गारंटी का मुकाबला करने में सक्षम होगी। सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी अहम बदलाव किए गए हैं। प्रियंका गांधी को राज्य की प्रभारी पद से हटा दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि प्रियंका को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि उनके चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी सस्पेंस है। प्रियंका की जगह अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। पांडे को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। केंद्रीय स्तर पर भी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन में बदलाव किए हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें कुछ नए चेहरों को तो शामिल किया गया है, लेकिन ज्यादातर पुराने चेहरों को ही फेरबदल करके बनाए रखा गया है। महासचिव के तौर पर सचिन पायलट एकमात्र नए चेहरे के रूप में शामिल किए गए हैं। कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ से हटाकर उत्तराखंड का प्रभारी बना दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश के प्रभारी से तो हटा दिया गया, लेकिन कर्नाटक की जिम्मेदारी बरकरार रखी गई है। मोहन प्रकाश को बिहार का, जबकि रमेश चन्नीथला को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। इसलिए केंद्रीय संगठन की नई टीम को नई बोतल में पुरानी शराब भी कहा जा रहा है। राहुल गांधी की बहुत हद तक छाप है। राहुल गांधी खुद तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते, बैक सीट ड्राइविंग करना चाहते हैं कि अपने लोगों को बैठा दें, उनको चलाएं। नई दिल्ली से मनोरंजन भारती के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना की। इस वक्त देश में कोरोना के 4000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। वहीं कर्नाटक की अगर बात करें तो कोविड के JN.1 वेरिएंट के 34 मामले सामने आए हैं, जिनमें 3 की मौत हो गई है। ऐसे में सरकार यहां पर सक्रिय हो गई है। कोविड को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक में तय किया गया है कि रोज 5000 RT-PCR टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही लोग मास्क पहने, ये भी हिदायत दी गई है। ये तस्वीर कर्नाटका केरल सीमा पर चामराजनगर की है, जहां केरल से कर्नाटका आ रहे लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। बेंगलुरु शहर के कई अस्पतालों में कोविड के लिए खास वार्ड तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि ये अंदेशा है कि टेस्ट बढ़ने के साथ साथ केस भी बढ़ेंगे। कोविड मामलों की कैबिनेट उप समिति की लंबी चली बैठक में जोर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर दिखा। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल तैयार हों। अगर मामले तेजी से बढ़े तो ऐसे हालात को संभालने के लिए ICU बेड्स और ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा मंत्रालय साथ साथ काम कर रहा है। हर तालुका में और सभी मेडिकल कॉलेज में कुछ वार्ड्स को सुरक्षित कर रहे हैं। अगले 3 महीने के लिए जरूरी दवा और साजो सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं। All that is being procured also in advance, so that for next 3 months we should have enough in stock. कोविड मामलों की कैबिनेट उप समिति की बैठक के बाद कहा गया कि कोविड जैसे लक्षणों से लोग डरे नहीं, बल्कि एहतियात बरतते हुए अस्पताल जाएं। खुद ही CT स्कैन या एक्सरे न करवाएं, ये हानिकारक है। 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और लंबी बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए मास्क अनिवार्य है। बीमार बच्चों को स्कूल कॉलेज न भेजा जाए। इट इज अ लो टू मीडियम रिस्क। ये निम्न से मध्यम जोखिम वाला संक्रमण है। WHO और केंद्र सरकार का भी यही कहना है। जरूरी है कि लोग कोविड से बचने के लिए जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए वो घर के बाहर होने पर करें। We have issued advisories based on the tax recommendation and the cabinet subcommittee's directions today.
सरकार लोगों को भरोसा दिला रही है कि वो घबराए नहीं, एहतियात बरतें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनें और लक्षण मिलने पर अस्पताल जाएं, क्योंकि JN.1 भले ही खतरनाक वेरिएंट ना हो, लेकिन जो लोग लंबे अरसे से बीमारी से जूझ रहे हों या खतरनाक बीमारी के शिकार हों, उनके लिए JN.1 जानलेवा साबित हो सकता है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जहां सोमवार देर रात जंगल से निकलकर एक बाघ गांव में घुस गया। वहां पर लोग जो है थोड़ा दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी वहां पर पहुंच गई और बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद किया और अपने साथ ले गई। देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के इस गांव में दिन भर बस बाघ की चर्चा रही। वन विभाग की चुनौती दोहरी थी। लोगों को बाघ के हमले से सुरक्षित रखना था और बाघ को भी बिना किसी नुकसान के काबू में करना था। सोमवार रात ये बाघ अपने रास्ते से भटककर कालीनगर के अटकोना गांव पहुंचा। एक घर की दीवार पर आराम कर रहे बाघ को देख कुत्ते भौंकने लगे। इसके बाद गांव वालों को खतरे की जानकारी मिली। अच्छा ये रहा कि बाघ ने किसी पर हमला नहीं किया। बिना किसी हरकत के ये जानवर दीवार पर सिमटा रहा और लोगों की भीड़ एक कतार में उसे देखने उमड़ी थी। सवाल है कि बाघ गांव में कैसे पहुंचा। यहां रहने वाले वन विभाग की लापरवाही को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। वन विभाग का कोई आया अभी? आए हुए हैं, कुछ कर रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बातें मिला रहे हैं, लोगों को पढ़ रहे हैं बस। बाघ को पकड़ने गई वन विभाग की टीम कितनी तैयारियों के साथ पहुंची थी, इसकी भी कलई खुल गई। लड़खड़ाती टीम के लोग उसकी पूंछ पकड़ते नजर आए। तो हमने सारे जो उपाय करने होते हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं NTCA की SOP के अनुसार, हमने उस बाघ को ट्रैंकुलाइज करके अपने केज में ले लिया है। अब उसको थोड़ा सा उसको निरीक्षण करेंगे, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। बाघ के आबादी वाले इलाकों में पहुंचने को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछले 4 महीनों में इनके हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है और 2015 में टाइगर रिजर्व बनने के बाद से हमलों के करीब 50 मामले सामने आए हैं। पीलीभीत से विशाल विवेक, NDTV इंडिया।